नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फूल पत्ती वाली वर्षिकांक बुक। इसका मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 5वां पार्ट है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निवेश प्रोत्साहन समझौता। निवेश प्रोत्साहन समझौता 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ स्टॉक नाथन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ स्टॉक नाथन ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस समझौते से भारत के विकास परियोजनाओं के लिए निवेश आएगा। इस समझौते से भारत की विकास परियोजनाओं के लिए निवेश आएगा। वर्ष 1997 में हुई निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। वर्ष 1997 ईस्वी में हुए निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय काम हुए हैं। इनमें से एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है। इनमें से एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर यूएनए ने रूस को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर यूएनए ने रूस को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है स्थापना 2006 में और इनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य नागरिक संहिता। सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाली सरकार ने लागू किया था। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाली सरकार ने लागू किया था। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र। संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला 4 साल पहले
वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसकी आधारशिला 4 साल पहले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उन्होंने बुराइयां, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन भी एक संत की तरह जिया। उन्होंने बुराइयां, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन को भी एक संत की तरह जिया। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला राज्य। सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला राज्य। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम पर उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू की गई है। 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू की गई है। 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। मिताली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी। मिताली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी। आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस है। वैश्विक सुरक्षा पहल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की गई है। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबले में के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबलों के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक, व्यापक, सहकारी एवं सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी जो एक पक्षवाद को विरोध करेगी और ग्रुप पॉलिटिक्स तथा गुट टकराव में शामिल नहीं होगी। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक, व्यापक, सहकारी एवं सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी जो एक पक्षवाद का विरोध करेगी और ग्रुप पॉलिटिक्स तथा गुट टकराव में शामिल नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल, गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल, गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने व उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर, गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर, गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसी अवसर पर
इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य है, भविष्यो रक्षित रक्षिता लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य है, भविष्यो रक्षित रक्षिता लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा 2007 में की गई है। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा 2007 में इसकी स्थापना किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 7 जून 2022 को नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च किया है। 7 जून 2022 को नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसाय के लिए पुर्जे उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 2023 और 24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड वर्ष 2023 और 24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्ष के लिए कार्यकाल 2023 और 24 के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 9 जून को चुनाव कराया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्ष के लिए कार्यकाल 2023 और 24 के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 9 जून को चुनाव कराया है। यूएनएससी के में 5 वीटो पावर हैं। यूएसए, रूस, चीन, यूके, फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने? 10 अस्थायी। भारत की पहली बालिका पंचायत। भारत की पहली बालिका पंचायत। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर कर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर कर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी
ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर प्रदेश से कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई है। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई है। औरंगाबाद अब संभाजीनगर हो गया। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया है। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया है। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। संभाजी मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके नाम पार्टी का नाम रखा गया है। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके नाम पर पार्टी का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के गवर्नर मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के गवर्नर मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डी.बी. पटेल के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डी.बी. पटेल के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। मुगल शासक औरंगजेब के बाद औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। 1 जुलाई 2022 से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई है, जो 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई। 1 जुलाई 2022 से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई है, जो 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित हुई है। पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा वाले हिस्से में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा वाले हिस्से में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में चालू हो जाने के बाद इसे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2023 में चालू हो जाने के बाद इससे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को भी कम करने में बेहद मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा तथा शेष 10 किलोमीटर हिस्सा जो है दिल्ली का होगा। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा तथा शेष 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। इन्हीं में भारत की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर और सबसे चौड़ी 8 लेन शहरी सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। इन्हीं में भारत की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर और सबसे चौड़ी 8 लेन शहरी सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत पूरे क्षेत्रों में 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है।
11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है कांस्य से बना है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम तथा ऊंचाई 6.5 मीटर है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम तथा ऊंचाई 6.5 मीटर है। आगे बढ़ते भारती प्रसार भारती। 11 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्र ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। 11 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा, राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया गया है। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा, राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो गहरा मध्यम नीला रंग है, आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जोड़ा है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों को प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन श्री गौरव त्रिवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन पंचकुला में किया है। 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन पंचकुला में किया है। इस संस्थान की आधारशिला 29 सितंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। I2U2 समूह 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं ने पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। आगे बढ़ते हैं। गत शक्ति विश्वविद्यालय 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ौदा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी है। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ौदा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर गत शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया और इसे ड्रीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का यह दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अनुसंधान और कौशल परीक्षण में अग्रणीय बनेगा। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत में परिवहन क्षेत्र के विस्तार में मदद करने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्रोएशिया और यूरोजोन यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया को यूरोजोन में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जिससे बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया के यूरोजोन में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जिससे बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत
जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। नामसाई घोषणा जो है, असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवादों को हल करने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवादों को हल करने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस मुद्दे पर तीसरे दौरे की बैठक के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस मुद्दे पर तीसरे दौरे की बैठक के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन वर्षों के से एक राज्य के निवासी दूसरे की भूमि का अतिक्रमण करने के आरोप ने विवाद और हिंसा का जन्म दिया है। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन वर्षों से एक राज्य के निवासियों दूसरे किसी भूमि का अतिक्रमण करने के आरोप ने विवाद और हिंसा को जन्म दे दिया है। इस मुद्दे पर वर्ष 1989 से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। 123 सीमावर्ती बस्तियों जो पहले विवाद में थी को उन्होंने अब 86 गांवों तक सीमित रखने का फैसला किया है। 123 सीमावर्ती बस्तियों को जो पहले विवाद में थी उनको अब उन्होंने 86 गांवों तक सीमित रखने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने इस वर्ष 15 सितंबर तक समस्या का समाधान करने का फैसला भी किया है। आगे बढ़ते हैं। 11वीं कृषि संगणना 28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021 और 22 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश का व्यापक लाभ पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए संगणना हेतु परिचालनात्मक दिशा निर्देशों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया है। साथ ही डेटा संग्रह पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया है। कृषि संगणना प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। कृषि संगणना का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू हुआ है। कृषि संगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि संगणना का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू हुआ है। यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे कि समय पर डेटा उपलब्ध हो सके। यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे कि समय पर डेटा उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते हैं। राज्य सेमीकंडक्टर नीति। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 और 27 की घोषणा की है, जिसके साथ ही यह नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 और 27 की घोषणा की है, जिसके साथ ही यह नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। इस नीति के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
अगले, गुजरात राज्य में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति की घोषणा की गई है। गुजरात राज्य में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख लोगों का 2 लाख रोजगारों का सृजन होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। BSNL की संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। BSNL की संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। हालांकि BSNL के साथ BBNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी। BBNL की स्थापना भारत नेट परियोजना को लागू करने के हेतु की गई थी। BBNL की स्थापना भारत नेट परियोजना को लागू करने हेतु की गई थी। BSNL को संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूर संचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSNL का संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूर संचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 में की गई थी। 1 अक्टूबर 2000 में BSNL की स्थापना की गई थी। 5140 कारगिल सेक्टर गन हिल्स। 30 जुलाई 2022 को द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। 30 जुलाई 2022 को द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने में 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने में 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस। गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। गूगल मैप ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। यह सेवा 10 शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा, अमृतसर और अहमदाबाद में शुरू की गई है। यह सेवा 10 शहरों में शुरू की गई है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा, अमृतसर और अहमदाबाद में शुरू की गई है। यह सुविधा बेंगलुरु से शुरू की गई है, जहां गूगल ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी की है। यह सुविधा बेंगलुरु से शुरू की गई है, जहां गूगल ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। गूगल ने वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मैप ऐप में ऊपर दाईं ओर स्थित लेयर्स बटन और वायु गुणवत्ता विकल्प पर क्लिक करके पता की जा सकती है। हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मैप्स ऐप में ऊपर दाईं ओर स्थित लेयर्स बटन और वायु गुणवत्ता विकल्प पर क्लिक करके पता की जा सकती है। स्ट्रीट व्यू सेवा गूगल मैप्स पर उपलब्ध है। गूगल ने वर्ष 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवा का विस्तार करने की योजना बनाई है। गूगल मैप्स ने 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं। पिंगली वेंकैया 146वीं जयंती। पिंगली वेंकैया 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। तिरंगा उत्सव के समापन पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तिरंगा उत्सव के समापन पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद इसके केंद्र में एक चरखा और सफ़ेद रंग को शामिल किया गया तथा पिंगली वेंकैया की मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुई थी। इसके बाद इसके केंद्र में एक चरखा और सफ़ेद रंग को शामिल किया गया तथा पिंगली वेंकैया की मृत्यु 4 जुलाई 1963 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले। पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले। 1 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 1 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इन 7 नए जिलों का नाम है सुंदरवन, छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और एक अन्य जिले का नाम है वसीरहाट रखा गया है। इन 7 नए जिलों का नाम है सुंदरवन, छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और एक अन्य जिले का नाम है वसीरहाट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ई टैक्सी केरल सवारी। ई टैक्सी केरल सवारी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत की पहली सवारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार ने सितंबर 2022 में ई टैक्सी सर्विस शुरू की है। केरल सरकार ने सितंबर 2022 से ई टैक्सी सर्विस शुरू की है। इस ई टैक्सी सर्विस का नाम केरल सवारी है। इस ई टैक्सी सर्विस का नाम केरल सवारी है। इस पहल से सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। इस पहल से सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में बढ़ रही है। केरल सवारी में तय दर के अतिरिक्त केवल 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। केरल सवारी में तय दर के अतिरिक्त केवल 8% जो है सर्विस चार्ज लिया जाएगा। केरल सवारी ऐप बच्चों और महिलाओं के लिए इस्तेमाल के लिए यह बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है। केरल सवारी ऐप बच्चों और महिलाओं के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है। ऐप में एक पैनिक बटन सिस्टम भी है, जिससे कार दुर्घटना के मामले में या किसी अन्य प्रकार के खतरे से बचाया जा सकता है। ऐप में एक पैनिक बटन सिस्टम भी है, जिससे कार दुर्घटना के मामले में या किसी अन्य प्रकार के खतरे से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा। नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची थी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची थी। इस यात्रा से पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस यात्रा से पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन ने इस तरह की उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया था। चीन ने इस तरह की उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी। सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है, जिसका नाम द लाइन होगा। सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है, जिसका नाम द लाइन होगा। हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा युक्त इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। ये हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा युक्त इस शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी और इसके अंदर घर के ऊपर घर लेयर दर लेयर फ्लाइट स्टाइल में होंगे। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी और इसके अंदर घर के ऊपर घर लेयर दर लेयर फ्लाइट स्टाइल में होंगे। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया था। इसे बनने में करीब 500 बिलियन डॉलर्स यानी 39.95 करोड़ रुपए 95 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे बनने में करीब 500 बिलियन डॉलर्स यानी 39.95 करोड़
5 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्राम उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक में एक गाँव है जहाँ सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में एक गाँव है जहाँ सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। चयनित गाँव में संस्कृत शिक्षक भेजे जाएंगे जो स्थानीय लोगों को इस भाषा में बोलना सिखाएंगे। चयनित गाँवों में संस्कृत शिक्षक भेजे जाएंगे जो स्थानीय लोगों को इस भाषा में बोलना सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की 6 शास्त्रीय भाषाएं में शामिल है। संस्कृत भाषा 6 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हिमालयी मसाला उद्यान भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा किया गया था। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा किया गया था। यह उद्यान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। यह उद्यान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उद्यान में मसाले की 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें से 8 हिमालयी क्षेत्र के एलियम परिवार के प्याज हैं। मसाला उद्यान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है। मसाला उद्यान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय में हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम के 100% लागू करने की घोषणा की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम के 100% लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख जनशक्ति की आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया है, जिन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख जनशक्ति की आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्राइमरी एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 75वां राष्ट्रीय स्थल पदांगा। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। जुलाई 1943 में पदांगा से नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। जुलाई 1943 में पदांगा से नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर से राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड के अनुसार सुदृढ़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के कारण पदांगा को स्थल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उच्च स्तरीय का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड के अनुसार सुदृढ़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के कारण पदांगा को स्थल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
पदांगा सिंगापुर में भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया था। पदांगा सिंगापुर में भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया था। युद्ध के बाद नेताजी ने पदांगा के दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। युद्ध के बाद नेताजी ने पदांगा के दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। 2G एथेनॉल संयंत्र। 2G एथेनॉल संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का जो है लोकार्पण किया है। यह संयंत्र भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने का प्रयास के अनुरूप होगा। यह संयंत्र भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं। युवा संवाद इंडिया एग्जिट 2047। युवा संवाद इंडिया एग्जिट 2047। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास युवा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया एग्जिट 2047 को संबोधित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास युवा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया एग्जिट 2047 को संबोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधित्व के बारे में के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे हो गए हैं। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे हो गए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस। भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत को इसी दिन ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई थी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारतीय नागरिकों के द्वारा इसी दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत को इसी दिन ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस वर्ष 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस वर्ष 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित होवित्जर तोप ATAG तो पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है। तोपों की सलामी की परंपरा भारत को ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित होवित्जर तोप ATAG पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है। तोपों की सलामी की परंपरा भारत को ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली है। ब्रिटिश शासन आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को उपमहाद्वीप को बांटने वाली एक सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित की थी। ब्रिटिश शासक ने आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को उपमहाद्वीप को बांटने वाली एक सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित की थी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख तथ्य। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियमित कानून था, जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की स्वतंत्रता घोषित की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियमित कानून था, जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। भारत का वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स। स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। संसद में पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के तहत स्थानीय प्रशासन को पीरियड्स प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। 2 वर्ष पहले स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पीरियड्स प्रोडक्ट्स को मुफ्त में मुहैया कराने की शुरुआत की थी। 2 वर्ष पहले स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पीरियड्स प्रोडक्ट्स को मुफ्त में मुहैया कराने की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेनन द्वारा पेश किया गया, जो वर्ष 2016 के बाद से पीरियड्स पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही हैं। विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेनन द्वारा पेश किया गया, जो वर्ष 2016 के बाद से पीरियड्स पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ज्वाइंट। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन ज्वाइंट पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन ज्वाइंट पूरा हो गया है। यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। आगे बढ़ते। डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान। डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। भारतीय नौसेना द्वारा 15 सदस्यीय श्रीलंकाई चालक दल को भारत में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय नौसेना द्वारा 15 सदस्यीय श्रीलंकाई चालक दल को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका को 2 डोर्नियर विमान उपलब्ध कराएगा, जिनका निर्माण एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारत श्रीलंका को 2 डोर्नियर विमान उपलब्ध कराएगा, जिनका निर्माण एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। आगे बढ़ते हैं। वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती। वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण उनकी 350वीं जयंती पर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण उनकी 350वीं जयंती पर किया है।
दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 में और उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। 22 नवंबर 1718 को छिबरा नदी के तट पर उज्जैन में दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 22 नवंबर 1718 को छिबरा नदी के तट पर उज्जैन में दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मांडला। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मांडला मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मांडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इस सामाजिक कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव की शिक्षित महिलाओं को जोड़ा गया है। इस सामाजिक कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल विभाग और आंगनबाड़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव की शिक्षित महिलाओं को जोड़ा गया है। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार मांडला जिले में साक्षरता 68% थी। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार मांडला जिले में साक्षरता 68% थी। जुलाई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार मांडला जिले में लगभग 2.25 लाख व्यक्ति साक्षर नहीं थे। जुलाई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार मांडला जिले में लगभग 2.25 लाख व्यक्ति जो है साक्षर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। डबल डेकर वातानुकूल बस। डबल डेकर वातानुकूल बस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूल बस का उद्घाटन किया है। सड़क मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूल बस का जो है उद्घाटन किया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी ने इस बस का निर्माण किया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी ने इस बस का निर्माण किया है। यह बस नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक डिजाइन, आरामदायक और उच्च सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। भारत में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग के देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ऑटोमोबाइल उद्योग देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है क्योंकि इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हरियाणा और पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। हरियाणा और पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए सहमत हो गई है। केंद्र ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को लेकर दोनों राज्यों में सहमति बनाने को कहा था। केंद्र ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को लेकर दोनों राज्यों में सहमति बनाने को कहा था। नए टर्मिनल का उद्घाटन 11 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नए टर्मिनल का उद्घाटन 11 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह इको फ्रेंडली टर्मिनल भारत में अपनी तरह का एक ही है। यह इको फ्रेंडली टर्मिनल भारत में अपनी तरह का एक ही है जिसे लार्सन एंड टर्बो द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और मिस्र की राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। भारत और मिस्र के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। अगस्त 2022 में मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। अगस्त 2022 में मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों से संबंधित मैत्री संधि वर्ष 1955 में हुई थी। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों से संबंधित मैत्री संधि वर्ष 1955 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया है। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया है। इस अस्पताल का निर्माण 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। इस अस्पताल का निर्माण 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कागज मिल नेपा लिमिटेड। कागज मिल नेपा लिमिटेड
23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है। इसे 7 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया गया है, जिसे 7 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है। पहले मिल की उत्पादन क्षमता 88,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक कर दिया गया है। नेपा लिमिटेड की शुरुआत 26 जनवरी 1947 को नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने एक निजी उद्यम के रूप में किया था। नेपा लिमिटेड की शुरुआत 26 जनवरी 1947 को नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने एक निजी उद्यम के रूप में किया था। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से गठित यह कंपनी 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से गठित यह कंपनी 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। अक्टूबर 1949 में कंपनी के प्रबंधक को मध्य प्रांत और बरार वर्तमान में मध्य प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। अक्टूबर 1949 में कंपनी के प्रबंधक को मध्य प्रांत और बरार वर्तमान में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अप्रैल 1959 को इस देश को समर्पित किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अप्रैल 1959 को इस देश को समर्पित कर दिया था। इसे देश को समर्पित कर दिया था। 21 फरवरी 1989 को कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया था। 21 फरवरी 1989 को कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन इस देश को समर्पित किया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन देश को समर्पित किया है। 2001 के इस विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम इस स्मारक में गुदवाए गए हैं। 2001 के इस विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम इस स्मारक में गुदवाए गए हैं। स्मृति वन को भूजियो पहाड़ी के ऊपर 175 एकड़ क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। क्लस्टर का शिलान्यास। टॉय क्लस्टर का शिलान्यास 27 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया है। 27 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया है। 12 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में प्रथम रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया था। 12 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में प्रथम रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। 1000 वर्ग फीट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपये का खर्चा होगा। 1000 वर्ग फीट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपये का खर्चा होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने IIT मद्रास के साथ मिलकर लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड को जमीन से 3 मंजिल तक चलने वाली संरचनाओं की 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए प्रौद्योगिकी अनुमोदन किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने IIT मद्रास के साथ मिलकर लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड को जमीन से 3 मंजिल तक चलने वाली संरचनाओं की 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए प्रौद्योगिकी अनुमोदन किया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय महिला कर्मचारी को 60 दिन का अवकाश। केंद्रीय महिला कर्मचारी को 60 दिन का अवकाश।
2 सितंबर 2022 को कार्मिक और परीक्षण विभाग के आदेश के बाद केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। 2 सितंबर 2022 को कार्मिक और परीक्षण विभाग के आदेश के बाद केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रवास के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में दिया जाएगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रवास के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में दिया जाएगा। शिशु के जन्म से पूर्व या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिशु के जन्म से पूर्व या जन्म के बाद तुरंत बाद मृत्यु हो जाने के मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता जो है विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। यदि 28 सप्ताह या इसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रवास किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे और प्रवास किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, राज्य अब कर्तव्य पथ, राज्य पथ अब कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं और राज्य पथ अब कर्तव्य पथ। 18 राजपथ अब कर्तव्य पथ, राजपथ अब कर्तव्य पथ। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ के रूप में उद्घाटन किया है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ के रूप में उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर केंद्रीय गेट इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र के नए सिरे से विकास सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। इस क्षेत्र के नए सिरे से विकास सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। इंडिया गेट के पास ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जहां पर पहले कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी। इंडिया गेट के पास ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जहां पर पहले कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उनके सम्मान में भी ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग वे रखा गया था। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उनके सम्मान में ही ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग वे रखा गया था। आज़ादी के बाद ही सेंट्रल विस्टा का नाम राजपथ में बदल दिया गया था। आज़ादी के बाद ही सेंट्रल विस्टा का नाम राजपथ में बदल दिया गया था। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम किंग्स वे रखा गया था, जिसे अब जनपथ के नाम से जाना जाता है। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम किंग्स वे रखा गया था, जिसे अब जनपथ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्थित छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्थित छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा पूरी तरह से हस्त निर्मित है, जिसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। यह प्रतिमा पूरी तरह से हस्त निर्मित है, जिसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया है। नेताजी की यह प्रतिमा उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण जनवरी 2022 में उनकी
उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। नेताजी की यह प्रतिमा की उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है, जिनका अनावरण जनवरी 2022 में उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर